हेलो। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जनवरी महीने के जितने भी करंट अफेयर हैं पूरे 31 दिन के। मेरे हिसाब से आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे LIC, RRB, SSC, जो भी एग्ज़ाम जिनमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, जनवरी का महीना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये क्योंकि ये 31 दिन का महीना था, इसमें लंबा महीना था, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे 26 जनवरी की परेड हुई, बहुत सारे कंट्री से हमने MOU साइन किए, बहुत सारे कमेटीज़ का गठन किया गया, इसीलिए जनवरी का महीना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को में मैंने कंप्लीट 100% कवरेज दी है हर टॉपिक की, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो खेलकूद, राजनीति, ज्ञान विज्ञान, चाहे वो भारतीय राजनीति से रिलेटेड खबरें हों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें वीडियो में कवर डिटेल में नहीं किया गया है। इस वीडियो को मैंने 12 से 13 हिस्सों में बांटा है। जैसे पहले मैं भारत के करंट अफेयर कवर करूंगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत के, और इस सब को मैंने एक टेबल में अरेंज किया है। सो ये है वो टेबल। आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स में इस रूप से ये टेबल दिखाई देगी। इसमें आपको जो भी करंट अफेयर देखने हो आप उस पर टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वीडियो में आप उस टाइम पे पहुंच जाएंगे जहां पर वो करंट अफेयर मैंने समझाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के आगे लिखे हुए टाइम पर क्लिक कर दीजिए माउस से, या आपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं तो आप ये टैप कर दीजिए, आप सीधे वीडियो में उस टाइम तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका PDF भी उपलब्ध हो, PDF फाइल, जिससे रिवाइज करना आसान हो जाए। तो उसके लिए हमने कांटेक्ट किया है, हमने कोलैबोरेट किया है affairscloud.com के साथ। अफेयर्स क्लाउड भारत की सबसे अच्छी जनरल नॉलेज की वेबसाइट है, और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि स्टडी IQ और अफेयर्स क्लाउड अब मिलकर काम करेंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो स्टडी IQ की तरफ से होगी, और PDF अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF उपलब्ध चाहते हैं तो इस इमेज पर आपको क्लिक करना है। ये जो इमेज है अफेयर्स क्लाउड का लोगो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप सीधे उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, उस एरिया पे जहां पे PDF उपलब्ध है। ये PDF फ्री में आप तक उपलब्ध होगा, और हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा बहुत जल्दी, लेकिन मैं हिंदी में भी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला वीडियो हिंदी में होगा, लेकिन जो मेरे साउथ इंडिया के भाई बहन हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि मैं ये वीडियो इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा, और बहुत ही जल्दी, शायद आज रात तक या कल रात तक आप तक ये वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध होगा। सो ये है जनवरी का महीना, साल का ये पहला हमारा वीडियो है। इसके मुझे आपके कमेंट जरूर चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखने के बाद आप मुझे जरूर बता सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं इंडियन करंट अफेयर्स, भारत के करंट अफेयर। भारत में अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद होती थी। तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी शेयर करता था, लेकिन अब अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। और आंध्र प्रदेश में पहला भारत का पानी के नीचे वाला पुल, सुरंग बन रही है, अंडर वाटर टनल। भारत की पहली पानी के नीचे वाली सुरंग। भारत में बहुत सारी सुरंग हैं, जैसे पीर पंजाल सुरंग, जवाहर सुरंग, बहुत सारी फेमस सुरंग हैं, लेकिन पानी के नीचे एक भी सुरंग नहीं है। तो ये पहली सुरंग बन रही है। अमरावती को जोड़ेगी ये 3 किलोमीटर लंबी सुरंग विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा भी आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही मुख्य शहर है। सो अमरावती से विजयवाड़ा भारत की पहली अंडर वाटर टनल बन रही है। इसकी लंबाई होगी 3 किलोमीटर। दूसरा, पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अदनान सामी, इनको भारतीय नागरिकता मिल गई है। बहुत ही लंबे समय से ये भारत में रह भी रहे थे, और अब इन्हें ऑफिशियली भारत की नागरिकता दे दी गई है। सरकार ने हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स है, जिसको बोलते हैं MOIA, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, को मर्ज कर दिया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ। एक्सटर्नल अफेयर को मिनिस्ट्री को बोलते हैं MEA, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी पहले दो अलग अलग मिनिस्ट्री थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर जिसको बोलते थे MOIA, और एक थी MEA। लेकिन अब MOIA खत्म कर दी है, अब होगी सिर्फ MEA। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि MOIA को MEA के अंदर ही घुसा दिया गया है। सो अब होगी सिर्फ MEA। अगला, तेलंगाना भारत का पहला राज्य बना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर इंश्योरेंस, जो भी आपकी गाड़ी का जो जीवन बीमा होता है, इलेक्ट्रॉनिक जीवन बीमा पॉलिसी, उनको एक्सेप्ट करने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य बना है। और इसको इन्होंने नाम दिया है ई वाहन बीमा। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बीमा, और ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से लागू होगा।
नाउ आपको याद होगा सरकार ने पिछले साल एक स्कीम स्टार्ट करी थी एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए, जिसका नाम था पहल। पहल स्कीम का मतलब था प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, और ये एलपीजी गैस के लिए थी। और बाद में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी स्टार्ट की थी, जिसका नाम रखा था सहज। और एलपीजी सिलेंडर की जो ये स्कीम थी पहल, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम हुआ। लगभग 17 करोड़ लोगों ने ये स्कीम अवेल की। इतनी बड़े लेवल पे दुनिया में कोई भी सरकारी स्कीम अवेल नहीं की गई। और इसकी सफलता को देखते हुए अब ये स्कीम एलपीजी के बाद सरकार ने कैरोसिन के लिए भी स्टार्ट कर दी है, और 1 अप्रैल 2016 से ये स्कीम स्टार्ट होगी। सो ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम एलपीजी के बाद अब कैरोसिन के लिए भी स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2016 से। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने लॉन्च किए हैं अम्मा सीड्स। अम्मा सीड ये बीज हैं जो किसानों की मदद करेंगे, हाई क्वालिटी सीड्स हैं। और अम्मा सीड स्टार्ट किए हैं जयललिता, जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं, और ये अम्मा सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होंगे पूरे तमिलनाडु राज्य के अंदर। बिहार में अब अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो टॉयलेट्स कंपलसरी होंगे। ये डिसाइड करा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अशोक कुमार चौहान ने। जो भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो नेशनल लेवल पे या जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो कराता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, जिसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो बिहार के अंदर ये लागू की गई है स्कीम। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, वो होनी चाहिए 21 साल। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा जो सीआरपीएफ है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सीआईएसएफ जिसे बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है। और जितने भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं जैसे बीएसएफ, उनके अंदर 15% आरक्षण वुमेन को दे दिया गया है। ये अनाउंस करा हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। सो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में 33% और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज में 15% वुमेन को आरक्षण दे दिया गया है। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना जिसने अभी अभी पेट्रोल और डीजल में 3% वैट बढ़ा दिया है। सो 3% वैट हैज़ बीन इंक्रीज बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। इसमें जब भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह से भी आ सकते हैं कि उड़ीसा ने पेट्रोल और डीजल में कितनी वृद्धि की, और यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने पेट्रोल और डीजल में 3% की वृद्धि की। तो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से याद रखने हैं। अगला, भारत के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी के लिए, जिसका नाम रखा है इटको ओशियान। इटको ओशियान बनेगा हैदराबाद में, और ये घोषणा की हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है YS चौधरी। ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इन्होंने घोषणा की कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी बनाया जाएगा हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद, जैसा आप जानते हैं, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और ये एक महारत्न कंपनी है। भारत में जो 8 महारत्न कंपनी हैं, सरकारी बहुत बड़ी कंपनी है, उनमें से ये एक है। जैसे एनटीपीसी, भेल, सेल, ये सारी कंपनियां हैं, कोल इंडिया लिमिटेड। और ये 600 मेगावाट का प्लांट लगा रही है, जिसका नाम होगा काकाटिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और ये लगाया जाएगा तेलंगाना के अंदर। एल्स्टॉम एक फ्रांस की कंपनी है जो कि यातायात से रिलेटेड मशीन बनाती है, इक्विपमेंट बनाती है। बहुत सारे यातायात के जो बॉक्सेस हैं वो बनाती है, इक्विपमेंट्स। और इसने भारत में कोची मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए रेल के डब्बे बनाए हैं। सो कंपनी का नाम आपको याद रखना है एल्स्टॉम। और एल्स्टॉम ने इससे पहले भी मुंबई में जो ट्रेन है उनके लिए भी रेलवे कोचेस बनाए। एल्स्टॉम एक फ्रांस की कंपनी है। केरला सरकार ने शुरू की है एक स्कीम जिसका नाम है संपूर्ण आरोग्य केरलम। संपूर्ण आरोग्य केरलम के अंदर वो परिवार जिनकी आय साल में 3 लाख रुपए से कम है, उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सेहत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। और इस पर केरल सरकार 20 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सो स्कीम का नाम है संपूर्ण आरोग्य केरलम। छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से माओइस्ट या नक्सलवाद से पीड़ित है, ग्रसित है। और यहाँ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में जो माओइस्ट हैं उनको सर्च करने के लिए, उनको खोज करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ग्रीन हंट। इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हैं सबके नाम आपको याद रखने हैं। अभी 130वां 103rd भारतीय साइंस कांग्रेस कंडक्ट किया गया। इसका उद्घाटन करा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
और ये स्टार्ट किया गया मैसूर के अंदर। मैसूर भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है, सबसे साफ सुथरा राज्य है। पिछली बार जब स्वच्छ भारत रैंकिंग हुई थी उसमें मैसूर नंबर 1 था। सो मैसूर है कर्नाटका में और मैसूर का नया नाम है मैसूरू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेक इन इंडिया वीक जो कि मुंबई में होगा 13 से 18 फरवरी के बीच में, उसका उद्घाटन किया। और इस सिलसिले में जो मेक इन इंडिया वीक का जो लोगो है वो होगा लमन दीवा। लमन दीवा को जो लोगो, जो सिंबल, ऑफिशियल सिंबल होगा, ऑफिशियल चिन्ह होगा मेक इन इंडिया हफ्ते का, वो होगा लमन दीवा। और ये मेक इन इंडिया हफ्ता मनाया जाएगा मुंबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया गया गुजरात के अंदर, दो शहरों के अंदर। पहला शहर है सूरत जो तापी नदी के किनारे है, हीरों की पॉलिशिंग के लिए फेमस है, और दूसरा है राजकोट। तो इन 2 शहरों में मनाया गया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसमें जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिकली एनेबल्ड ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम और मोबाइल एप्लीकेशन। और सबसे पहले ये लॉन्च हुआ ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम नॉर्दर्न रेलवे के अंदर। सो इसमें 2 तरह से सवाल आ सकता है, पहला कि नॉर्दर्न रेलवे ने क्या लॉन्च किया, और दूसरी बात ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम भारत के कौन से रेलवे जोन ने लॉन्च किया। भारत के अंदर 17 जोन हैं जहां पे ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम है, और 17 रेलवे जोन्स हैं भारत में। 17 रेलवे जोन में से नॉर्दर्न रेलवे ने सबसे पहले शुरू किया है ई एनेबल्ड ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा, तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जेंडर एजुकेशन यानी लिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको कंपलसरी करा है। सो तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने जेंडर एजुकेशन को कंपलसरी किया है। भारत के जो साइंटिस्ट हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, जिसको बोला जाता है सर्ब, ये हिसार के अंदर है सर्ब, और इन्होंने एक बफेलो को क्लोन किया है। क्लोनिंग का मतलब होता है जब आप बिल्कुल जानवर के जैसा दूसरा हूबहू एक जानवर बना देते हैं स्टेम सेल या साइंस जेनेटिक्स यूज करके, और इसका इन्होंने नाम रखा है, इस भैंस के बच्चे का नाम रखा है सर्ब गौरव। सर्ब गौरव दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा ऐसा मौका है जब किसी भैंस को क्लोन किया गया है। भारत के अंदर 20वां राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल मनाया गया, और यह मनाया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंदर। सो 20th नेशनल यूथ फेस्टिवल वॉज कमेंस्ड इन रायपुर। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के अंदर 2 चीज़ें लॉन्च की रेलवेज के लिए। पहला है समीप। समीप एक सेफ्टी अलर्ट मैसेज सिस्टम है यात्रियों के लिए, और इसमें अगर कोई यात्री कोई मुसीबत में है तो वो समीप का इस्तेमाल करके सेफ्टी अलर्ट मैसेज भेज सकता है रेलवे पुलिस को। और दूसरा है बी सेफ। बी सेफ एक मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन है जो रेलवेज के बारे में जागरूकता फैलाएगा लोगों के अंदर। सो 2 चीज़ें लॉन्च की हैं सचिन तेंदुलकर ने मुंबई रेलवेज के लिए, एक है समीप और दूसरा है बी सेफ। सिक्किम भारत का पहला राज्य बना है जो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, और इसके लिए सिक्किम ने उसका 75,000 हेक्टेयर लैंड पूरा कन्वर्ट कर दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें किसी भी तरह की एग्रीकल्चरल जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सेफ हेल्दी प्रैक्टिस है। इसके अंदर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, और आने वाले समय के लिए ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया है सिक्किम को। सिक्किम भारत का वो राज्य भी है जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे कम है। झारखंड ने विच क्राफ्ट से रिलेटेड अटैक से निपटने के लिए लॉन्च करे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जिनमें विच क्राफ्ट के जो रिलेटेड जो भी कैदी होंगे, जो भी जिन पे मुकदमा चलेगा, उनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाएगी, और इसके लिए 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट झारखंड ने सेटअप किए हैं। भारत का पहला जल पर्यटन यानी वाटर टूरिज्म स्टार्ट होगा मध्य प्रदेश में। ये 12 से 21 फरवरी को होगा, और हनुवंतिया इंदिरा सागर डैम जहाँ पर है वहाँ पर ये स्टार्ट होगा। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है वाटर टूरिज्म, और दूसरा कहाँ पर स्टार्ट किया है, हनुवंतिया डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर है इंदिरा सागर डैम। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, भारत का जो झंडा है जैसा आप जानते हैं उसको तिरंगा बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया पहाड़ी टेम्पल रांची के अंदर झारखंड में। इसकी जो लंबाई थी वो थी 99 फीट, और जो चौड़ाई थी वो थी 66 फीट। इसमें लगभग इस झंडे को बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और इसको बहुत सारे मजदूरों ने रात दिन लग के 40 दिन से ज़्यादा लगे बनाने में, लगभग 150 मजदूरों को। सो ये फहराया गया रांची के अंदर।
10 साल में पहली बार हरियाणा का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो, वो 900 के पार चला गया। अगर मैं 2011 सेंसस की बात करूं तो हरियाणा में 879 बॉयज़ थे 1000 लड़कियों के ऊपर, यानी हरियाणा का जो सेक्स रेशो है भारत में सबसे गंदा है। लेकिन अब हरियाणा में जो सेक्स रेशो रिसेंटली जो हुआ है उसके अंदर 903 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर, यानी हरियाणा ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम उठाया है वुमेन सेफ्टी के लिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए, जिससे जो लड़कियां हैं, लड़कियों की भ्रूण हत्या के जो इंसिडेंट हैं वो पहले से कम हो रहे हैं। भारत का जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय हैं और जो एग्जामिनिंग बॉडीज़ हैं उन्हें ये कहा है कि आप जब बच्चों के पेपर चेक करके उन्हें आंसर शीट प्रोवाइड करें तो उसके लिए आप 2 रुपये पर पेज से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारत के यूनिवर्सिटीज़ थे जो बच्चों को जो आंसर स्क्रिप्ट हैं उनके वो देने के लिए बहुत महंगा चार्ज करते थे, लेकिन अब वो एक पेज के लिए 2 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ये डिसाइड किया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, जिनको सारे यूनिवर्सिटीज़ को ये निर्देश दे दिए गए हैं। भेल, जैसा मैंने बताया था, भेल भारत की महारत्न कंपनी है। इन्होंने एक प्लांट लगाया है काकातिया तेलंगाना में, इसके अलावा इन्होंने एक प्लांट और लगाया है। इन्होंने 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट ललितपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया है, ये लगेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। सो 2 प्रोजेक्ट भेल ने स्टार्ट किए हैं, एक काकातिया तेलंगाना में और दूसरा ललितपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। नेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर अरेंज की गई सिक्किम के अंदर, और यहीं पर यह डिसाइड किया गया कि सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक, पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य होगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। सिक्किम विल बी इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, और ये डिसीजन लिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में। फार्मर्स वेलफेयर में ये खुद इसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केरल भारत का पहला राज्य बना जिसमें 100% प्राथमिक शिक्षा अचीव की गई। ये एक बहुत बड़ी बात है केरला के लिए, 100% प्राइमरी एजुकेशन, और ये घोषणा की हमारे उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने। भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया 19वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये हुआ नागपुर के अंदर। सो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा कि 19वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस के ऊपर कहां पर आयोजित किया गया? आंसर है नागपुर। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने यह अनाउंस करा है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं बिहार में उनमें 35% महिलाओं को आरक्षण होगा, तो ये स्कीम लागू कर दी जाएगी तुरंत। इसके अलावा भारत में जो भी शिप बनते हैं, शिप यार्ड इंडस्ट्री है, जैसे कोचीन, विशाखापट्टनम, मुंबई, बहुत सारी ऐसी जगह हैं भारत में जहाँ पे शिप जहाज बनाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रही है। इसके लिए सरकार ने उनको लोन अवेलेबल कराने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है। शिप यार्ड इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है शिप यार्ड इंडस्ट्री को। इसका मतलब ये होगा कि शिप यार्ड इंडस्ट्री अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करने वाली एक प्राइम इंडस्ट्री के तौर पर देखी जाएगी। इससे इस इंडस्ट्री को यह फायदा होगा कि इन्हें लॉन्ग टर्म फंड्स मिल जाएंगे, लोन मिल जाएंगे बहुत ही कम दामों में, लोअर कॉस्ट पे। तो ये आपको याद रखना है, और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको जो भी पिछड़ी जाती हैं उनके विकास के लिए जो ये कमीशन था, इसको पहले बंद कर दिया था लेकिन अब ये दोबारा स्टार्ट कर दिया है। सो उसको री एस्टेब्लिश कर दिया गया है, और ये किया गया है बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के हिसाब से, और इसको सेक्शन 3 ऑफ आंध्र प्रदेश कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से अरेंज किया गया है। सो आंध्र प्रदेश ने री एस्टेब्लिश कर दिया है आंध्र प्रदेश कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। भारत की पहली रेडियो टैक्सी सर्विस जो कि समलैंगिकों के लिए है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए है, ये स्टार्ट की गई मुंबई में, और मुंबई के बाद स्टार्ट की गई केरला में। तो भारत में 2 जगह ऐसी है जहां पे LGBT कम्युनिटी के लिए रेडियो टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई है, मुंबई और केरला। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि पहले कहां हुआ, तो हुआ मुंबई के अंदर। फ्रांस ने भारत को एक स्टैचू, हिंदू धर्म का स्टैचू लौटा दिया है, जो उन्होंने 130 साल पहले फ्रॉम द टेम्पल, जिसका नाम था फ्रॉम द टेम्पल, वहां से ले लिया था। ये सदर्न टैक्यो टेरिटरी के अंदर फ्रेंच के जो रिसर्चर हैं 1882-1883 में इन्होंने भारत से ले लिया था, और अब फ्रांस ने इसको भारत को लौटा दिया है। आप जानते हैं जो हमारी रेलवेज की जो कम्युनिकेशन सर्विस है, टेली कम्युनिकेशन सर्विस, उसको बोलते हैं रेल टेल।
जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन सर्विस में आपने सुना होगा एयरटेल, वोडाफोन, तो जैसे एयरटेल है, रेलवेज की कम्युनिकेशन सर्विस का नाम है रेलटेल। रेलटेल ने गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। गूगल भारत के 300 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर फ्री वाईफाई सर्विस अरेंज करेगा। कुछ समय के लिए ये सर्विस फ्री दी जाएगी, जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर दी जाती है। उसके बाद अगर आपको ये फ्री वाईफाई चाहिए तो आपको कूपन खरीदने पड़ेंगे, टॉपअप करवाना पड़ेगा। पहला भारत का स्टेशन जहां पे गूगल ने फ्री वाईफाई दिया वो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 119वें जन्मदिन के ऊपर मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 100 सीक्रेट फाइल्स को सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक के सामने ले आए, उनकी सीक्रेसी खत्म कर दी, उनको डीक्लासीफाई कर दिया। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी पे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। जैसे नेताजी की हत्या कैसे हुई, नेताजी कहाँ थे, कहाँ उन्हें रखा गया, क्या वो वॉर क्रिमिनल थे या वो स्पाई थे, इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। तो उनको सुलझाने के लिए ये सारी फाइलें एक वेबसाइट के ऊपर डाल दी गई हैं और 100 से ज़्यादा फाइलें डीक्लासीफाई की गई हैं। इससे पहले नेताजी के ऊपर बहुत सारी और भी फाइलें थी जो पश्चिम बंगाल सरकार ने भी डीक्लासीफाई की थी। महाराष्ट्र के अंदर सौर ऊर्जा से, सोलर पावर से चलने वाला पहला मिनी वाटर सप्लाई प्लांट लगाया गया है। ये महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर हिंगना गांव में लगाया गया है, जो कि मोदा तालुका के अंदर आता है। तो आपको जगह याद रखनी है कि महाराष्ट्र का सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पावर सप्लाई प्लांट कहां पर लगाया गया है। यह लगाया गया है हिंगना विलेज के अंदर, नागपुर के अंदर। भारत ने धूमधाम से अपना 67वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर फ्रांसवा होलैंड, जो कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। हर बार कोई ना कोई डिग्नेटरी हमारा चीफ गेस्ट होता है। पिछले साल 2015 के अंदर 26 जनवरी के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा हमारे मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलैंड थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई इस बार जो पहली बार हुई, जैसे जो चहलकदमी होती है, जो मार्च पास्ट होती है, मार्च पास्ट के अंदर इस बार फ्रेंच की जो आर्मी थी उसने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा महिलाओं की एक आर्मी थी, उसने भी हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, एक आर्मी डॉग स्क्वाड ने भी 26 साल के बाद हिस्सा लिया। और वो जो मोटरसाइकिल वगैरह पे जो करतब दिखाए जाते हैं उनमें वुमेन ने भी हिस्सा लिया। तो इसमें सिर्फ एक वुमेन की जो ग्रुप था उसने भी हिस्सा लिया। और इस बार जो सेलिब्रेशन हुई, पिछले साल हुई थी 115 मिनट के लिए। ये मिनट भी हर बार कैलकुलेट किए जाते हैं कि जो गणतंत्र दिवस की जो सेलिब्रेशन है वो कितने मिनट के लिए हो रही है। इस बार लेकिन 25 मिनट कम हुई, इस बार हुई सिर्फ 90 मिनट के लिए। ये भी आपको याद रखना है। 2015 में हुई थी 115 मिनट के लिए और अब 2016 में हुई 90 मिनट के लिए। भारत अपने नेपाल से बिगड़े हुए रिश्ते सुधारना चाहता है। नेपाल ने जब नया संविधान अपनाया, सेकुलर संविधान अपनाया, उस सिलसिले में भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। नेपाल को भारत ने 40 एम्बुलेंस और 8 बस गिफ्ट करी हैं, जिससे नेपाल के अंदर जो हॉस्पिटल हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हेल्थ सेवाएं हैं, वो अच्छी की जा सकें। सो ये आपको याद रखना है कि भारत ने नेपाल को 40 एम्बुलेंस और 8 बस गिफ्ट करी हैं। आप चाहे नंबर याद ना रखें, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि किस देश को भारत ने एम्बुलेंस गिफ्ट करी है। इसके अलावा भारत का पहला ब्लाइंड फ्रेंडली ट्रेन जो ये चलेगी मैसूर से वाराणसी तक। सो ये हमारे इंडियन रेलवेज ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, जो देख नहीं सकते, वो भी रेल के अंदर बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि रेल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो ब्लाइंड लोग जिनका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे रेलवे के अंदर जो साइंस हैं वो अब ब्रेल भाषा में होंगे। इस तरह की बहुत सारे चीज़ें रेल के अंदर की गई हैं और भारत की पहला ब्लाइंड फ्रेंडली ट्रेन चलाई गई मैसूर से वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर स्मार्ट सिटी बनेंगे। टोटल भारत के अंदर 20 स्मार्ट सिटी बनेंगे। 20 के 20 के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं उनमें स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये हैं 20 स्मार्ट सिटी जो भारत में बनेंगे। भुवनेश्वर बनेगा उड़ीसा में, पुणे महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, सूरत जो कि गुजरात में है, कोची केरला, अहमदाबाद गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सोलापुर महाराष्ट्र, दावनगिरी कर्नाटका, भोपाल मध्य प्रदेश, लुधियाना पंजाब, चेन्नई तमिलनाडु, गुवाहाटी असम, उदयपुर राजस्थान, बेलागावी कर्नाटका, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंदौर मध्य प्रदेश। ये हैं 20 स्मार्ट सिटी जो भारत में बनेंगे। पहले 98 सिटीज़ का प्रोजेक्ट प्रस्ताव गया था, लेकिन जो सरकार ने अप्रूव करा है सिर्फ 20 का करा है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्मार्ट सिटी बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे फ्रांस कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो पुडुचेरी है या जो जयपुर है,
इनको बनाने में फ्रांस हमारी मदद कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्मार्ट सिटी हैं जिनको बनाने में फ्रांस हमारी मदद कर रहा है, कई हैं जो जर्मनी हमारी मदद कर रहा है, किसी में रशिया हमारी मदद कर रहा है, किसी में अमेरिका। तो बहुत सारे कंट्री से हमारा इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ है। अभी इनका नंबर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए आपको ये 20 याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है अपर्णा कुमार, ये भारत की पहली सिविल सर्वेंट बनी, यानी कि जो सिविल सर्विसेज के अंदर जॉब करते हैं उनको बोलते हैं सिविल सर्वेंट। भारत की पहली सिविल सर्वेंट हैं अपर्णा कुमार। यूपी की आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिफ, उसको जीत लिया। वहाँ तक ये चढ़ाई करके गई और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपर्णा कुमार और भारत के लिए। मध्य प्रदेश ने ये डिसाइड किया है कि ये पॉलीथीन के ऊपर कंप्लीट बैन लगा देगा जनवरी 2017। ये जो घोषणा है ये की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जनवरी 2017 से मध्य प्रदेश में पॉलीथीन बैन हो जाएगा। पिछले साल गुजरात ने पॉलीथीन को बैन किया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने भी पॉलीथीन को बैन किया था और अब मध्य प्रदेश ने भी पॉलीथीन को बैन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि गांधी जी के 68वें डेथ एनिवर्सरी के ऊपर, गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को, जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और अब गांधी जी को की डेथ को 68 साल पूरे हो गए। तो अब जब गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई तो सरकार ने डिसाइड करा है कि एक खादी ग्राम उद्योग बनाया जाएगा इस उपलक्ष्य में। और एक किताब भी रिलीज हुई जिसका नाम है नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ एन असैसिन। इस उपलक्ष्य में, इस मौके पर एक किताब भी रिलीज की गई नाथूराम गोडसे के जीवन के ऊपर। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के ऊपर जनवरी के महीने के। पहले बात करते हैं इंग्लैंड की। यूनाइटेड किंगडम ने कुछ नए सिक्के निकाले हैं जिन पर इन सब का फोटो है। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर, जाने माने जो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं विलियम शेक्सपियर, एक पे उनका फोटो है, एक पे बीट्रिक्स पोटर का फोटो है दी आर्मी, और एक पे जो लंदन में मशहूर आग लगी थी उसका फोटो है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। सो ये 3 सिक्के निकाले हैं लंदन ने। भारत और पाकिस्तान ने जनवरी के दिन नए साल के वक्त अपने जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, जहाँ जहाँ भी इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ लगा रखी हैं, उनकी जानकारी एक दूसरे को दी। और ये 25वीं बार लगातार इन्होंने ऐसा किया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक ये ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि हर साल के पहले दिन जहाँ जहाँ भी इन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लगाए हैं उनकी सारी जानकारी एक दूसरे को देते हैं। ये एक बाईलैटरल एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था। नेपाल को इलेक्ट कर लिया गया है यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर, और नेपाल रिप्रेजेंट करेगा एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ को 2016 से 2018 तक। यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इमरजेंसी फंड। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जिस देश को इलेक्ट किया गया है वो है नेपाल, 2016 से 2018 के लिए। चाइना के अंदर सेम सेक्स मैरिज, जो समलैंगिक मैरिज है, उसको वहाँ की एक अदालत ने अनुमति दी पहली बार। तो आने वाले समय में हो सकता है चाइना के अंदर भी सेम सेक्स जो गे और लेस्बियन की मैरिज होती है उनको मान्यता मिल जाए। एक रिसर्च हुआ है यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक। इसके हिसाब से भारत एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया में दूसरे देशों के अंदर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसको बोला जाता है डायास्पोरा। डायास्पोरा मतलब जब किसी एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर रहते हैं तो उन्हें बोलते हैं डायास्पोरा। इंडिया की दुनिया में सबसे ज़्यादा डायास्पोरा है। दूसरे नंबर पे देश है मैक्सिको, जिसके लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में हैं, और तीसरा है रशिया। ये कहा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने। एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। ये अफगानिस्तान में शांति के लिए और रिकंसिलिएशन प्रोसेस के लिए ऑर्गेनाइज की गई पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बलूचिस्तान इशू के ऊपर इन दोनों देशों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तकरार है, और इस सिलसिले में ये दोनों देशों की पहल है। क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की जो मीटिंग थी ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शांति के लिए की गई इस्लामाबाद के अंदर। सऊदी अरब ने इराक की राजधानी बगदाद के अंदर अपनी एम्बेसी खोली 25 साल बाद। ये एम्बेसी 25 साल से बंद थी। इसके अलावा भारत के जो भी जीडीपी ग्रोथ के
जो फॉरकास्ट हैं वो आपको याद रखने हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के हों, वर्ल्ड बैंक के हों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हों, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हों। भारत का जीडीपी कितने % ग्रो करेगा 2016 में, 2017 में, जिसने भी कोई भी फॉरकास्ट दी है, कोई भी भविष्यवाणी की है, वो आपको याद रखनी है। सो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि भारत का जीडीपी ग्रो करेगा 2016 के अंदर 7.5%। पहले उन्होंने कहा था ये ग्रो करेगा 8.2%, लेकिन फिर क्योंकि मार्केट कोलैप्स कर गई है, चाइना का भी प्रभाव है, चाइना के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो रही है, इसका प्रभाव दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, तो भारत का जो जीडीपी है अब वो ग्रो करेगा सिर्फ 7.5%, ऐसा कहना है यूनाइटेड नेशंस का। भारत दुनिया में फ्रूट्स प्रोड्यूस करने वाला दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। दुनिया में वो देश जो सबसे ज़्यादा फल फ्रूट्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, वो है चाइना, और चाइना के बाद दूसरा है इंडिया। ये कहा है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की हैंडबुक, जो लिस्ट आई है ग्लोबल लिस्ट हैंडबुक, जिसको पब्लिश किया है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने। ग्लोबल टैलेंट कंपिटिटिवनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर भारत का स्थान है 89। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो जीडीपी है वो ग्रो करेगा 7.3%, अगर बात मानी जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। सो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से भारत ग्रो करेगा 2016 में 7.5%, और आईएमएफ के हिसाब से भारत ग्रो करेगा 2016 में 7.3%। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया के जो बेस्ट कंट्री हैं रहने के लिए, दुनिया के सबसे अच्छे कंट्री, ये रिपोर्ट निकाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसके अंदर भारत का स्थान है 22वां। दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्रीज़ में भारत का स्थान है 22वां, और दुनिया के जो 5 सबसे बेस्ट कंट्री हैं वो हैं जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएसए और स्वीडन। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। महिलाओं के लिए रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश सिलेक्ट किया गया है डेनमार्क को। इस रिपोर्ट के अंदर स्वीडन दूसरे नंबर पर रहा और कनाडा तीसरे नंबर पर रहा। इसके अलावा महिलाओं के रहने के लिए सबसे जो गंदा देश है वो है पाकिस्तान, और सबसे अच्छा देश है डेनमार्क। ये भी आपको याद रखना है। अभी अभी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई 2015, जिसे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ निकालता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो है दुनिया में 130, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से हम बहुत ही पीछे हैं, 130वें नंबर पर हैं। जितने भी ये इंडेक्स हैं इनमें भारत का क्या स्थान है ये आपको ज़रूर याद रखना है। स्टील प्रोडक्शन के अंदर भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील बनता है चाइना के अंदर, दूसरे नंबर पे बनता है भारत जापान में, और तीसरे नंबर पे बनता है भारत के अंदर। सो भारत का स्थान है दुनिया में तीसरा। भारत में लगभग 6 मिलियन टन जो स्टील है वो 2015 के अंदर बनाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है बिजली बनाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर लगभग 5000 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज है इस वक्त। बहुत ज़्यादा लाइट की कमी है, वहाँ पे पावर की कमी है, इसलिए पाकिस्तान 2000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है, जो पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा बिजली के लिए। जापान की गाड़ियों की कंपनी टोयोटा दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी बन गई है चौथे साल लगातार। इस साल 2015 में टोयोटा ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख गाड़ियाँ बेची, 1.1 करोड़ गाड़ियाँ बेची पूरी दुनिया के अंदर, और टोयोटा दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी बनी है लगातार चौथे साल। तो ये जापान की जो ऑटोमेकर कंपनी टोयोटा, इसके लिए बहुत अच्छी बात। अभी अभी एक करप्शन इंडेक्स आया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको कंडक्ट करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। किस देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार है ये देखती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और ये रिपोर्ट निकालती है करप्शन इंडेक्स। भारत का इसमें स्थान है 76, यानी कि भारत इस स्थान में बहुत पीछे है, यानी भारत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जिस कंट्री में भ्रष्टाचार सबसे कम है, यानी जिसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को टॉप किया, वो है डेनमार्क। डेनमार्क के अंदर भ्रष्टाचार सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क का जो पार्लियामेंट है, डेनमार्क की जो संसद है, उसने एक बड़ा अजीब सा कानून निकाला है। उसने ये डिसाइड करा है कि जो भी रेफ्यूजी होते हैं, जो दूसरे देश से जान बचा के भागते हैं, चाहे वो फूड की या शरण लेने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, उनको बोलते हैं रेफ्यूजी। डेनमार्क में जो भी रेफ्यूजी आएंगे, डेनमार्क उनका सारा सामान जब्त कर लेगा। उनके पास जितना भी कैश है, एसेट्स हैं उनके जो भी हैं, वो सारे जब्त कर लेगा। ये निर्णय लिया है डेनमार्क की संसद ने।
और ये निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे रेफ्यूजी ऐसे हैं जिन पर टेररिज्म की गतिविधियों के आशंका की जा सकती है। अगर उनके पास सामान नहीं रहेगा तो उससे वो आगे उसको किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये निर्णय लिया है डेनमार्क ने। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं USAID, उसने भारत में ट्यूबरकुलोसिस से निपटने के लिए भारत को धन दिया है, लगभग $7.5 मिलियन का। ट्यूबरकुलोसिस भारत में बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि भारत के लगभग 70% लोग ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं, चाहे वो एक्टिव रूप में हो या वो कैरियर हो। कैरियर का मतलब है जिसने ट्यूबरकुलोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस, और ये ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया हम सबके अंदर रहता है, लेकिन जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर के जो डिफेंस वो कमज़ोर पड़ जाता है तब हमको ट्यूबरकुलोसिस घेरे में ले लेता है। सो भारत की 70% आबादी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है और यूएस एजेंसी ने हमें $7.5 मिलियन की राशि दी है ट्यूबरकुलोसिस से निपटने के लिए। भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है उन देशों में जिसके पास सबसे ज़्यादा थिंक टैंक हैं। थिंक टैंक को बोलते हैं विचार मंच। सोचने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक होते हैं, उनको बोलते हैं विचार मंच या थिंक टैंक। सबसे ज़्यादा थिंक टैंक हैं यूएस में, फिर हैं चाइना में, फिर हैं यूके में, इंग्लैंड में, और फिर हैं इंडिया में। सो इंडिया इज़ 4th ऑन द लिस्ट ऑफ नेशंस विद द मोस्ट नंबर ऑफ थिंक टैंक्स। जापान ने अपना पहला छुपके मारने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है X2 उसको अनवील किया, पूरी दुनिया के सामने रखा। स्टेल्थ मतलब होता है छुपके मारने वाला विमान। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ जनवरी के महीने से। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्रीन पिन लॉन्च किया है। ग्रीन पिन फैसिलिटी होगी, इसमें आप पिन नंबर फटाफट चेंज कर सकते हैं। और LIC ने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है जीवन लाभ। जीवन लाभ के बारे में आप इनकी वेबसाइट पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये एक प्रीमियम पेइंग नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान है, इसका नाम है जीवन लाभ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर जो कि केरला में है, तिरुवनंतपुरम के पास। आंध्रा बैंक ने एक इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS स्टार्ट की है अपनी सारी ब्रांचेज में, जिसमें 2 लाख रुपए तक पेमेंट की जा सकेगी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत 2016-2017 में ग्रो करेगा 7.8%। सो आप ये देख सकते हैं तीनों जो वो हैं प्रोजेक्शन, उनमें काफ़ी फ़र्क है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसके हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7.3%, और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7.5%, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7.8%। तीनों ही आपको याद रखने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि जापान डोमिनेटेड बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, उसने भारत को $625 मिलियन का लोन दिया है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक तटीय टाउन है और चेन्नई आंध्रा की जो तमिलनाडु है उसकी राजधानी है। विशाखापट्टनम से चेन्नई तक एक ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक रोड बनेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने में जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग $840 मिलियन। इसमें से ज़्यादातर पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को लोन पर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें 1945 से लेकर 2015 तक यानी 70 साल के अंदर वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला देश है भारत। वर्ल्ड बैंक से भारत ने $102 बिलियन का लोन लिया है, यानी 65 लाख करोड़ रुपए का लोन भारत वर्ल्ड बैंक से ले चुका है पिछले 70 सालों में। भारत का जो बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपनी ब्रांच खोली है सियोल, साउथ कोरिया में। यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, साउथ कोरिया के अंदर ब्रांच अभी अभी किस बैंक ने खोली है? साउथ कोरिया के अंदर अपनी ब्रांच खोली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और SBI ने जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप मतलब जो नए बिजनेस हैं, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर जो होते हैं, उनमें पैसा लगाने के लिए एक अपना स्पेशल बैंक की शाखा खोली है जिसका नाम रखा है, बेंगलोर में ये खुला है, इसका नाम है SBI इनक्यूब। इनक्यूब वर्ड बना इनक्यूबेटर से। इनक्यूबेटर मतलब जब आप किसी भी, जैसे एक बच्चे को आप पैदा होते ही इनक्यूबेटर में रखते हैं, यानी उसी तरह एक नए बिजनेस को आप फंड करते हैं, उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। सो SBI ने इसका नाम रखा है SBI इनक्यूब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट। इसके अंदर 2142 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को देगी।
वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है जिससे आजकल डिजिटल का जो दौर है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, इंटरनेट, इन सब का दौर है, इससे कंट्रीज़ के प्रॉफिट के ऊपर, उनकी इकोनॉमीज़ के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था में देशों की सुधार कैसे किया जा सकता है। इस रिपोर्ट का नाम है डिजिटल डिविडेंड्स। तो बस आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है, डिजिटल डिविडेंड, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने हमें $20 मिलियन का लोन दिया है। ये विशाखापट्टनम में जो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है, जो कि पिछले साल आए तूफान हुडहुड, इस तूफान का नाम था हुडहुड तूफान। ये एक साइक्लोन था, चक्रवात था, जो भारत के अंदर आया, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दो राज्यों के अंदर मुख्य तौर पे आया था। इसमें इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क पूरी तरह से तबाह हो गया था। अब इस पार्क को बनाने के लिए दोबारा पैसा चाहिए, लगभग 150 करोड़ रुपया चाहिए, वो हमें देगा वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ जापान, जो कि जापान का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जापान का सेंट्रल बैंक है, मुख्य जो केंद्र बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ जापान। वो उसने सबको चौंका दिया जब उसने नेगेटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखी है। सो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट उसने रखी है -0.1% की अपने सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए। आप जानते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार ने लॉन्च करी है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर आप अपने जो घर में जो पैसा गोल्ड रखा हुआ है उसको मीडियम टर्म के लिए, यानी 5 से 7 साल के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए 12 से 15 साल के लिए आप बैंक में ले जाके रख सकते हैं, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आप वो चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको दाम बढ़ने पे बेच भी सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा है, और सरकार का ये फ़ायदा है, सरकार के पास जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि सरकार के पास गोल्ड आएगा और वो उसे आगे ज़्यादा इंटरेस्ट पर देकर बीच में प्रॉफिट कमा सकती है। इससे हमारे जो सरकारी बैंक हैं जिनमें पैसा कम है उसमें पैसा भी आएगा, और सरकार ने हमारे जो मंदिर हैं बहुत सारे जिनमें बहुत सारा सोना लोग चढ़ाते हैं, जैसे तिरुपति, जैसे सोमनाथ मंदिर, इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना सोना सरकार के पास रखवा दें। सो इसमें सोमनाथ टेम्पल गुजरात में वो आगे आया है, और सोमनाथ टेम्पल भारत का पहला ऐसा मंदिर बना है जिसने अपना सारा सोना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में रखवा दिया है। तो 35 किलो सोना सोमनाथ टेम्पल ने रखवा दिया है। बिहार के अंदर जो कोसी नदी है वहां पर कोसिन बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का दुख बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार। कोसी नदी बिहार में बहुत तबाही मचाती है, और ये नेपाल से आती है, और ये ढलान में बिहार में आती है। इसीलिए जब भी इस नदी में पानी बढ़ता है बिहार में सारा जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो तबाह हो जाती है। इसके लिए कोसी में बेसिन प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया है $250 मिलियन का। ICICI बैंक, इन्होंने अपनी शाखा खोली है सैंडस्टन, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर। पिछले साल ICICI ने जुलाई के अंदर चाइना के अंदर अपनी पहली ब्रांच खोली थी, ये भी आपको याद रखना है। 2015 में चाइना में अपनी ब्रांच खोली थी ICICI ने पहली, और इस बार पहली अपनी ब्रांच खोली है साउथ अफ्रीका के अंदर, जोहानिसबर्ग में, सैंडस्टन में। और साउथ कोरिया के अंदर किसने ब्रांच खोली है? साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में ब्रांच खोली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब बात करते हैं बिजनेस जगत की न्यूज़ पर। बिजनेस में क्या हुआ 2016 जनवरी में? सबसे पहले हमारे यहाँ एक नई फैक्ट्री लगाई गई है हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये लगाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये लगेगी कर्नाटक के टुमकुर शहर में, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में। इसका उद्घाटन किया खुद नरेंद्र मोदी ने। दूसरा, सरकार ने डिसाइड करा है कि जो HMT घड़ियाँ होती हैं उनको अब बनाना बंद कर दिया जाएगा। 3 यूनिट उसकी बंद कर दी जाएंगी, जिनका नाम है HMT वॉचेज़, HMT चिनार वॉचेज़ और HMT बियरिंग्स। सो आप जानते हैं HMT घड़ियाँ एक वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन आज जो ग्लोबल कंपटीशन है उसमें बहुत पीछे रह गई हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा नुकसान सरकार को HMT घड़ियों की वजह से हो रहा है। इसीलिए ये 3 यूनिट सरकार बंद करेगी। भेल एक अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेशन लगा रही है, अपना पावर स्टेशन, अफ़गानिस्तान में बिजली की कमी को दूर करने के लिए। और ये 220 किलोवाट का सब स्टेशन होगा अफ़गानिस्तान के अंदर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पेपल जो एक पेमेंट साइट है, पेपल आप सब यूज़ करते ही होंगे मोबाइल ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, ई-कॉमर्स के लिए। पेपल भारत में शॉपमैटिक कंपनी के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे ये ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन। सो उसके लिए पेपल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोलैबोरेट किया है शॉपमैटिक के साथ। इंडस इंड बैंक ने टाई अप किया है ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी जिसका नाम है पेयू। पेयू एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। अब जो कस्टमर्स हैं वो पेयू के थ्रू
पेमेंट कर पाएंगे। जो भी इंड बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अपना पेमेंट कर पाएंगे पेयू के थ्रू। इसके अलावा महिंद्रा और महिंद्रा जो गाड़ियों की कंपनी है वो अपनी आने वाली कार महिंद्रा KUV100 ऑनलाइन बेचेगी। ये पहली बार हुआ है कि जब भारत में कोई कंपनी अपनी गाड़ियां ऑनलाइन बेच रही है। अब तक जनरली जो छोटे उत्पाद हैं, छोटे प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑनलाइन बेचे जाते थे, लेकिन गाड़ियां भी अब ऑनलाइन बिकनी स्टार्ट हो जाएंगी। फ्लिपकार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है महिंद्रा और महिंद्रा के साथ, तो महिंद्रा KUV100 गाड़ी अब आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट $1 बिलियन यानी लगभग 6500 करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है डोनेट करने के लिए। ये डोनेट करेगा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए अगले 3 साल के अंदर। MRF टायर जो कि चेन्नई की एक कंपनी है, ये आपको याद रखना है। MRF के जो टायर हैं वो बनते हैं चेन्नई के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC इन्होंने 4 साल के लिए अनुबंध किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। MRF टायर अब ICC का ग्लोबल पार्टनर होगा। भारत के अंदर जो विदेशी पूंजी निवेश है वो 2015 में लगभग डबल हो गया है। ये कहा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, जिसको बोलते हैं UNCTAD। सो जितने भी हमारे प्रधानमंत्री के विदेशी ट्रिप हैं उनका लाभ ये हुआ है कि भारत में अब जो कंपनी है वो खुलकर इन्वेस्ट कर रही हैं। भारत में जो रेड टेपिज्म है, यानी जो जरूरत से ज़्यादा कानून है, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कम हुई हैं। इसकी वजह से जो वातावरण है वो इम्प्रूव हुआ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम 142 से 130वें पायदान पर आ गए हैं। इसका मतलब भारत में इंडस्ट्रीज़ के लिए जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। कोका कोला ने दूध से बनी हुई अपनी बेवरेज निकाली है जिसका नाम है वायो। कोल्ड ड्रिंक्स की जो मार्केट है वो अब सैचुरेशन पे आ रही है और अब नए नए उत्पाद कंपनियां लॉन्च कर रही हैं। सो जो दूध से बनाने वाली जो ड्रिंक्स हैं उनका चलन बढ़ रहा है क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। सो कोका कोला भी इस सीरीज़ में उतरा है और उन्होंने ड्रिंक लॉन्च करी है वायो, जो कि एक मिल्क बेस्ड बेवरेज है। इसके अलावा भारत थाईलैंड को हराकर दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यात करने वाला देश बन गया है। पहले थाईलैंड था दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करता था, लेकिन थाईलैंड की अपनी रिपोर्ट के हिसाब से ही ये रिपोर्ट निकाली थाई राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने। इसके हिसाब से भारत दुनिया में चावल निर्यात करने वाला नंबर 1 कंट्री अब बन गया है। अब हम बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी न्यूज़ के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा नीला पत्थर जिसका सैफायर, ये डिस्कवर हुआ है रतनपुरा। इसका वजन है लगभग 1405 कैरेट। श्रीलंका के अंदर रतनपुरा में ये डिस्कवर हुआ है। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपना 100 एकड़ का स्पेस पार्क बनाया है बेंगलोर के अंदर। एक ब्रिटिश महिला जिनका नाम है स्यू यॉर्क, ये दुनिया की पहली महिला बनी है जिन्होंने पैनक्रियास का ट्रांसप्लांट करवाया है। पैनक्रियास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है बॉडी में जो कि इंसुलिन बनाता है, ग्लूकागोन जैसे हार्मोन बनाता है। तो पैनक्रियास का ट्रांसप्लांट दुनिया में पहली बार हुआ है, स्यू यॉर्क ने ये करवाया। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं IUPAC, जो कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में सारी चीज़ें रेगुलेट करता है, उन्होंने 4 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त तालिका के अंदर लेके आए हैं। वो इनका एटॉमिक नंबर होगा 113, 115, 117 और 118। और ये जो एलिमेंट हैं ये डिस्कवर करे हैं जापान के साइंटिस्ट ने, ये भी आपको याद रखना है। चाइना का जो कंट्री कोड डोमेन है जिसको बोलते हैं .cn, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डोमेन नेम बन गया है। डोमेन नेम का मतलब होता है जैसे आप अगर भारत की कोई भी वेबसाइट देखेंगे उसके आगे लिखा होगा .in, .in। इसी तरह जर्मनी का पहले जो डोमेन नेम था जिसको बोलते थे .de, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब यूज़ होता है .cn जो कि है चाइना का। तो चाइना ने जर्मनी को पछाड़ दिया है डोमेन नेम के यूजेस में। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सेहत मंत्री, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर JP नड्डा, इन्होंने बहुत सारे मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। इनकी मैं जानकारी आपको फटाफट दे देता हूँ। सबसे पहला है किलकारी। किलकारी मतलब होता है बेबी, बच्चा जो जिस तरह से किलकारी लेता है, जो खुश होता है। और इसके अंदर फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट 1272 ऑडियो मैसेज अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर, ये लोगों को सुनाए जाएंगे रेडियो के ऊपर। बच्चों से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी दी जाएंगी, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। दूसरा है मोबाइल एकेडमी। मोबाइल एकेडमी एक फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स है जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिसको आगे लेके जाएंगे। तीसरा है M सेसेशन यानी मोबाइल सेसेशन। जो लोग सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, टोबैको यूज़ कम करना चाहते हैं, ये उनकी मदद करेगा। इसका नाम रखा गया है मोबाइल सेसेशन। और चौथा है ट्यूबरकुलोसिस मिस्ड कॉल इनिशिएटिव। इसके अंदर एक हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है।
अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप इस पे ले सकते हैं। तो ये चारों इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। ये स्टार्ट करे हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है JP नड्डा। इसके अलावा नासा, जो अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है जूनो। तो ये जूनो नाम भी आपको याद रखना है। ये सोलर पावर से चलेगा और इसने सबसे ज़्यादा दूरी तय की सोलर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट्स के, स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल वो एरिया होते हैं अर्थ सरफेस पे जहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव एरिया होते हैं, यहाँ पे लाइट जो है वो पास नहीं होती। ब्लैक होल क्यों बनते हैं आज तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है, जो दुनिया का ही नहीं पूरी आकाश गंगा का यानी मिल्की वे का, ये डिस्कवर करा है जापान के साइंटिस्ट ने। इसके अलावा नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज 10,000 स्टार्टअप प्रोग्राम, इन्होंने पार्टनरशिप करी है तेलंगाना सरकार के साथ, और ये अब दोनों मिलकर बनाएंगे टी हब नेस्कॉम स्टार्टअप वेयरहाउस हैदराबाद के अंदर। ये बनेगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। जिन्निया पहला ऐसा फूल है जो धरती के वातावरण के बाहर उगाया गया, इसे अंतरिक्ष के अंदर उगाया गया, और इसे उगाया वेजी लैब अबॉर्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने। पौधे का नाम है, फूल का नाम है जिन्निया। चाइना के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने नकली लिवर, बायो आर्टिफिशियल लिवर बनाया है जो पेशेंट की मदद करेगा जिनके अंदर लिवर के प्रॉब्लम है उनके लिए। लिवर की प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो जाती है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, लिवर सरोसिस हो जाता है, या फिर शराब के पीने से, बहुत सारे चीज़ों से। तो जिनमें लिवर बिल्कुल सड़ गया है उनमें बायो आर्टिफिशियल लिवर की मदद से पेशेंट जिंदा रह सकता है, और बायो आर्टिफिशियल लिवर को बनाया है चाइना के साइंटिस्ट ने। इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इन्होंने एक ऐप बनाई है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है DVAT बिल। DVAT बिल दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको टैक्स इकट्ठा करने में मदद करेगी। ट्रांसर्व कंपनी है, इन्होंने भारत की पहली सोशल मोबाइल वॉलेट ऐप बनाई है जिसका नाम है उडियो। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर डिस्कवर हुआ है और इसमें लगभग 20 मिलियन डिजिट्स हैं, और इसका नाम रखा गया है M74 2072 81। ये मर्सेन सीरीज का प्राइम नंबर होगा, इसलिए M का मतलब है यहाँ पे मर्सेन। भारत ने वियतनाम की राजधानी हनोई के अंदर एक अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है, लगाया है। इससे अब जो साउथ चाइना सी वगैरह में जो तस्वीरें खींचते हैं सिक्योरिटी रीजन से, मिलिट्री रीजन से, वो भारत खींच पाएगा। वियतनाम में ये उन्होंने लगाया है, और ये इमेजेस हनोई के साथ भी शेयर करेगा। आप जानते हैं ब्राज़ील वगैरह और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जीका वायरस का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। जीका वायरस पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जीका वायरस के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जीका वायरस की घटनाएं आ रही हैं। इनफैक्ट अमेरिका में भी अब घटनाएं आ रही हैं। एडिस वायरस के काटने से, एडिस मच्छर के काटने से ये फैलता है, और जीका वायरस काफ़ी डेंजरस है। स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, ये दुनिया का पहला शहर होगा जो 5G मोबाइल नेटवर्क जिसको मिलेगा 2018 के अंदर। और 3G तो ऑलरेडी इंडिया में चलता ही है, 4G इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है बहुत सारे शहरों में, लेकिन 5G इंडिया में बहुत लेट आएगा। सबसे पहले आएगा स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी में 2018 में। तो उम्मीद है कि भारत में भी 2020 तक कम से कम 5G आ जाएगा। हमारी यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी ने एक मोबाइल ऐप निकाली है जिसका नाम है मित्र। इसकी फुल फॉर्म रखी है मोबाइल इनिशिएटेड ट्रैकिंग एंड रेस्क्यू एप्लीकेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मित्र। अगर कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी वुमेन, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, अगर कोई महिला मुसीबत में है तो वो मित्र ऐप के अंदर बटन दबा सकती है और उससे GPS के थ्रू उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, वहाँ पर पुलिस फिर पहुँच सकती है। इसको लॉन्च किया पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम है AK सिंह ने। अब बात करते हैं वातावरण से रिलेटेड न्यूज़, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़। एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, समुद्र से रिलेटेड। ये रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एलन मैकार्थर फाउंडेशन ने। बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है। इसमें यह कहा है कि 2050 तक समुद्र के अंदर मछलियां कम और प्लास्टिक ज़्यादा होगा। यानी समुद्र इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा 2050 तक। कोई भी समुद्र, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महासागर हैं, इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी, इन सब में कचरा ज़्यादा होगा और मछलियां कम। इसके अलावा 7 बुद्ध धर्म की गुफाएं डिस्कवर की गई हैं संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में, मुंबई के अंदर। इसके अलावा
भारत के कुछ साइंटिस्ट, भारत ही नहीं, भारत, स्वीडन, चाइना, रशिया, इनके बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर एक नए पक्षी की खोज की है जिसका नाम है ज़ूथेरा सलीम अली। सलीम अली भारत के बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी पक्षियों के साइंटिस्ट थे। उनको सम्मानित करने के लिए इनका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया है। इस पक्षियों की जो नई प्रजाति का नाम रखा गया है वो रखा गया है ज़ूथेरा सलीम अली, और इसे खोजा गया है हिमालयन फॉरेस्ट इंडिया के अंदर। इसके अलावा भारत के जो बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है सत्यभाम दास बीजू, इन्होंने एक नए मेंढक की खोज की है। ये पेड़ों के अंदर छेद करने वाला मेंढक है, पेड़ों के अंदर रहने वाला मेंढक है। इसको बोलते हैं फ्रैंकी जेलस। फ्रैंकी जेलस को नॉर्थ ईस्ट इंडिया और चाइना के कुछ हिस्सों में देखा गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट किताबें जो जनवरी के महीने में लिखी गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक अपनी आत्मकथा नहीं, एक कथा, इनके ऊपर एक बायोग्राफी, एक किताब लिखी गई है, उसको रिलीज करा जिसका नाम है एनीथिंग बट खामोश, यानी मैं खामोश नहीं हूं। ये शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखी ये किताब, बीजेपी के लीडर हैं। LK आडवाणी ने इस किताब का विमोचन किया, इस किताब को रिलीज किया। नरेंद्र मोदी ने एक किताब लॉन्च करी है, रिलीज करी है, जिसका नाम है मरु भारत सरु भारत, मतलब मेरा इंडिया नोबल इंडिया, माई इंडिया नोबल इंडिया। इस किताब को लिखा है जैन आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज ने। नरेंद्र मोदी ने एक किताब का और रिलीज करा, ये किताब लिखी है जेड फैक्टर। इस किताब को लिखा है जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्र ने, जी नेटवर्क के मालिक। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसने एक बुक निकाली है कॉमिक जिनका नाम है वीर गाथा। वीर गाथा, जैसे किसी भी नॉर्मल कॉमिक्स के अंदर जो हीरो होते हैं वो होते हैं स्पाइडरमैन, सुपरमैन एट्सेट्रा, इन कॉमिक्स के अंदर जो हीरो होंगे वो होंगे हमारे परमवीर चक्र विजेता, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, जैसे निर्मलजीत सिंह सेखों एट्सेट्रा। तो जिन्हें भी वीर चक्र मिला है, बाना सिंह, ये सब इनकी जो जीवन गाथा है उस पर वीर गाथा नाम से ये लॉन्च की गई है कॉमिक्स, जिससे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया जा सके। सो ये रिलीज करी स्मृति ईरानी ने और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च की। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने बुक रिलीज करी है जिसका नाम है टॉलरेंस। कलकत्ता लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर इन्होंने ये बुक को लॉन्च किया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हमें छोड़ के चले गए पिछले जनवरी के महीने में, यानी ओबिचुरी में। सो ब्रिटिश हैवी मेटल बैंड मोटरहेड सिंगर थे जिनका नाम है इयन फ्रेजर लेमी किलमिस्टर, 70 साल के थे, ये गुजर गए। ग्रैमी अवार्ड विनिंग सिंगर नताली कोल, इनकी भी डेथ हो गई। बहुत ही महान एक पॉलिटिशियन थे भारत के, CPI लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर AP बर्धान, और इनकी डेथ हो गई, 92 ईयर्स के ये थे। इंग्लैंड के क्रिकेटर मैथ्यू हॉब्डन, सिर्फ 22 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। विगन एथलेटिक जो क्लब है, फुटबॉल क्लब, उसके फुटबॉल खिलाड़ी स्टीव गोहरी, सिर्फ 34 साल के थे, उनकी भी डेथ हो गई। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरो होमी कपाड़िया, इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई, SH कपाड़िया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के छठे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई। अब देखना है कि नया जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनता है। गुजराती लेखक लब शंकर ठक्कर, ही ऑल्सो पास्ड अवे। फंटाजम मूवी के जो स्टार हैं, एक्टर जिनका नाम है एंगस स्क्रिमन, बहुत ही फेमस स्टार हैं, इनकी भी डेथ हो गई। दुनिया की पहली फीमेल फार्मूला 1 ड्राइवर जो गाड़ियां चलाती थी, जिनका नाम है मारिया थरेसा दे फिलिपिस, ये पुर्तगाल की थी, इनकी भी डेथ हो गई। जर्मनी, ये ग्रैमी नॉमिनी, ग्रैमी अवार्ड विजेता जो नॉमिनी एक बार थे, ओटिस क्ले, ये एक मशहूर सिंगर हैं, ही ऑल्सो पास्ड अवे। सो इस पर सवाल आ सकता है ओटिस क्ले कौन थे। सवाल जनरली ओबिचुरी में इस तरह से पूछे जाते हैं, किसी का भी नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं ये कौन था, तो उसमें आपको याद रखना है कि ओटिस क्ले कौन थे। ओटिस क्ले ग्रैमी नॉमिनी सिंगर थे। बहुत ही महान सिंगर जिनका नाम था डेविड बाउई, ये भी अभी गुजर गए। 1971 भारत पाकिस्तान वॉर के जो हीरो थे, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें हमने बांग्लादेश का साथ दिया था पाकिस्तान को हराने में, उसमें हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे JFR जैकब, 92 साल के थे, इनकी अभी डेथ हो गई। इंग्लैंड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर एलन रिकमैन, जिन्होंने ये एक स्टेज एक्टर भी थे और इन्होंने एलन रिकमैन ने हैरी पॉटर की फिल्मों में भी काम किया हुआ है, ये गुजर गए, इनकी एज थी 69। मशहूर फिल्म मेकर अनिल गांगुली, ही ऑल्सो एक्सपायर्ड। टेलीविजन एक्टर राजेश विवेक, ही ऑल्सो पास्ड अवे। राजेश विवेक ने लगान पिक्चर में गुरन की भूमिका भी निभाई थी। और इसके अलावा जर्नलिस्ट गोपाल कृष्ण रॉय, ही ऑल्सो पास्ड अवे। इसके अलावा विक्रम साराभाई जो कि मशहूर साइंटिस्ट हैं, और मल्लिका साराभाई की माँ और विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई, ये मशहूर डांसर हैं,
3 डांस में इनको बहुत महारत हासिल है, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली। इनकी डेथ हो गई 97 की एज में। रविंदर रेड्डी, ये MTAR जो स्पेस कम्युनिकेशन में इसरो की मदद करता था, स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी थी रविंदर रेड्डी, MTAR कंपनी के चेयरमैन थे, इनकी डेथ हो गई। मशहूर तबला वादक शंकर घोष, इनकी भी डेथ हो गई और ये पद्मश्री भी थे और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित थे। मिस निर्मला गजवानी गुजरात असेंबली की डेप्यूटी स्पीकर रह चुकी हैं और ये पहली लेडी डेप्यूटी स्पीकर थी गुजरात ये किसी भी शहर की। शी पास्ड अवे। मलयाली फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस कल्पना रंजानी, शी पास्ड अवे, इनको कल्पना भी बोला जाता था। मरविन मिंगसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहा जाता था, महापिता थे, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिन्होंने MIT इंस्टीट्यूट के अंदर, अमेरिका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का भी उद्घाटन किया था। ही ऑल्सो पास्ड अवे। और अमेरिका के महान एक्टर अभय विगोड़ा, जिन्होंने गॉडफादर और बार्ने मिलर जैसे रोल किए, ही ऑल्सो पास्ड अवे। इसके अलावा भारत के पहले बास्केटबॉल कैप्टन 1951 में, जिन्होंने एशियन गेम्स के अंदर भारत का कप्तानी की बास्केटबॉल टीम की, रणबीर चोपड़ा, ही पास्ड अवे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अरिंदम सेन गुप्ता, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ही पास्ड अवे। भारत के मशहूर पॉलिटिशियन और स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर महेश्वर बॉग, ही पास्ड अवे। आर्मी के पूर्व चीफ जनरल और जम्मू कश्मीर के गवर्नर, नागालैंड के गवर्नर, मणिपुर और त्रिपुरा के गवर्नर, कई सारे राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, मिस्टर KV कृष्ण राव, ही पास्ड अवे। जेफरसन एयरप्लेन, ये एक फेमस बैंड है, इसके जो गिटार प्लेयर थे और इनके फाउंडर भी थे बैंड के, पॉल कांटनर, ही पास्ड अवे। तेलुगु के मशहूर लेखक नयनी कृष्ण कुमारी, ही पास्ड अवे। और TN गोपाल कुमार, जो कि एशिया नेट न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और जर्नलिस्ट थे, ही पास्ड अवे। अब देखते हैं दिसंबर के महीने में इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। जो लोग देख नहीं सकते, उनकी जो भाषा है उन्हें बोलते हैं ब्रेल, और लुइस ब्रेल ने इस भाषा को डिस्कवर किया था। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, जो कि विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, उस 12 जनवरी को इसको मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये भारत के अंदर मनाया जाता है गर्ल चाइल्ड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे और नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को आप जानते हैं हमारा गणतंत्र दिवस होता है, और इस बार जो परेड हुई गणतंत्र दिवस पे, उसका थीम था स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया। इसके अलावा 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाया जाता है। 27 जनवरी को होता है वो लोग जो किसी भी बड़ी आपदा में, होलोकॉस्ट के अंदर मारे गए, किसी के शिकार हुए, उनकी याद में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट होता है जब किसी देश में बहुत ही बड़े लेवल पर कत्लेआम होता है, डिजास्टर होता है, उसे बोलते हैं होलोकॉस्ट। जैसे हिटलर ने लगभग 20 लाख लोगों को मरवा दिया था, वो एक होलोकॉस्ट था। या रुवांडा के अंदर अफ्रीका में 1992 में जो एक साथ हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो एक होलोकॉस्ट था। इस तरह से उनके जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। मार्टर्स डे, शहीद दिवस, मनाया जाता है जनवरी 30 को। और वर्ल्ड लेप्रेसी डे, ये एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का डिजीज होता है, इसे बोलते हैं लेप्रेसी। 31 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे। अब बात करते हैं कुछ डिफेंस से रिलेटेड न्यूज की। भारत और जापान के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है सहयोग काईजिन 2016। ये चेन्नई के अंदर हुई, तमिलनाडु में, बे ऑफ बंगाल के तट पर। जो देश हैं, बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे की मिलिट्री एक्सरसाइज एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भारत की नेवी और ओमान की नेवी का नाम है रॉयल ओमानी नेवी। इन दोनों ने साथ मिलकर अभ्यास किया अरेबियन सी के अंदर। INS कदमत एक जहाज है, बहुत ही ताकतवर जहाज है, एंटी सबमरीन वारफेयर जहाज है। इसको भारतीय नेवी के अंदर इंडक्ट कर लिया गया, भारतीय नेवी के अंदर इसे लगाया गया। इजराइल ने अपना 5वां जर्मनी का बना हुआ न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन, जिसका नाम है INS राहव, उसको अपनी नेवी के अंदर उतार लिया, और ये किएल जर्मनी के अंदर बना है। लगभग 4000 करोड़ का ये बना है। भारत ने अपनी 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, जिसका नाम है नाग, उसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर लगा दिया है वहाँ पे। और ये नाग जो मिसाइल है, ये भारत की खुद की बनाई हुई है, यानी इंडिजिनस मिसाइल है। इसके अलावा भारत ने 3 हेलीकॉप्टर MI-21 गनशिप हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को बेचे हैं, उनकी फोर्स में गिफ्ट करे हैं।
और ये अब अफगानिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होंगे जो अफगानिस्तान की मदद करेंगे। भारत और अफगानिस्तान काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा आकाश, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन से और इसे भारत में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। इसके अलावा नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रिवैम्प प्लैनेट हंटिंग केपलर स्पेसक्राफ्ट नाम का एक प्लैनेट हंटिंग स्पेसक्राफ्ट है नासा का। उसने कम से कम 100 ग्रहों की खोज की है जो दूसरे स्टार्स के अराउंड आते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये 100 ग्रहों को हम ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। अभी जो टोटल ग्रह हैं दुनिया में वो हैं 8, पहले थे 9, लेकिन प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़। जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर क्या हुआ देखते हैं। रविचंद्र अश्विन, भारत के बॉलर आर अश्विन, ये दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए हैं और नंबर 1 ऑलराउंडर भी बन गए हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग और टेस्ट मैच के बेस्ट बॉलर रैंकिंग में भी दोनों में नंबर 1 रहे रविचंद्र अश्विन। वर्ल्ड चेस चैंपियन, शतरंज के बादशाह नॉर्वे कंट्री के हैं मैग्नस कार्लसन और इन्होंने जीत लिया कतर मास्टर चेस ओपन टूर्नामेंट। भारत ने फुटबॉल के अंदर साफ चैंपियनशिप जीती, इसमें इन्होंने फाइनल में अफगानिस्तान को हराया और ये भारत ने 7वीं बार जीती है। मुंबई के एक लड़का है प्रणव धनवाड़े, इसने 1000 रन बना दिए, 1009। इन्हें अगला सचिन तेंदुलकर भी कहा जा रहा है, ये नाम आपको याद रखना है, प्रणव धनवाड़े। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर ने इन्हें एक बल्ला भी गिफ्ट किया है, बैट भी गिफ्ट किया है। अपूर्वी चंडेला, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 10 मीटर एयर चैंपियनशिप में स्वीडिश कप ग्रांड प्री के अंदर। अपूर्वी चंडेला भारत की सबसे मशहूर शूटर हैं। वेन रूनी, इंग्लैंड के खिलाड़ी, इन्हें इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड मिला लगातार दूसरी बार। इन्हें फुटबॉल के लिए अवार्ड मिला। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए ये खेलते हैं। इसके अलावा टेनिस के अंदर हुआ कतार ओपन। कतार ओपन के अंदर जो टूर्नामेंट जीता वो जीता नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने फाइनल में हराया स्पेन के राफेल नडाल को। विनर थे नोवाक जोकोविच और रनर अप थे राफेल नडाल। इसके अलावा निक कार्गियोस, इन्होंने टेनिस के अंदर हॉपमैन कप जितवाया ऑस्ट्रेलिया को और इन्होंने फाइनल में हराया अलेक्जेंडर डोलगाम पोलो को। नाम याद रखना है आपको, निक कार्गियोस। स्टानलेस वावरिंका, इन्होंने टेनिस के अंदर जीता चेन्नई ओपन। चेन्नई ओपन भारत के अंदर खेला जाता है और इन्होंने फाइनल में हराया बोर्ना कोरिक क्रोएशिया के। नई आईपीएल फ्रेंचाइज है जो पुणे ने अपॉइंट किया है स्टीफन फ्लेमिंग को अपना कोच और पुणे की तरफ से ही अब खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी और मनीग्राम इंटरनेशनल, इन्होंने 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए साइन हुआ है। आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होंगे 2016 से लेकर 2023 तक, उनमें सब में जो इवेंट पार्टनर होगी आईसीसी की वो होगी मनीग्राम इंटरनेशनल। भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस, इनका कोई जवाब ही नहीं। 22 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। लगातार 29 मैच जीते हैं डबल्स WTA टूर्नामेंट्स के अंदर और लगातार 4 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता है। फीफा ने एक इमरजेंसी कमेटी बनाई जिसके अंदर जो फीफा के सेक्रेटरी हैं करप्शन के अंदर पकड़े गए, इनका नाम है जेरोम वाल्के, इनको हटा दिया है फीफा ने। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी मरात साफिन, जिन्होंने रॉजर फेडरर को 2005 ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराया था, बहुत ही महान टेनिस खिलाड़ी हैं। 2 इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। मसूद ओजिल, ये आर्सेनल फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं और जर्मनी के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। इन्हें जर्मनी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है 4थी बार। एवी डिविलियर, इनका रिकॉर्ड है वनडे मैचेस में सबसे जल्दी 7000 रन बनाने का, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत के खिलाड़ी विराट कोहली ने। यानी वनडे इंटरनेशनल मैचेस में विराट कोहली ने अब 7000 रन बनाने वाले सबसे जल्दी बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं विराट कोहली। रशिया के ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी इवान पोपोव, इन्होंने दिल्ली में आयोजित पार्श्वनाथ दिल्ली इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल जीत लिया है। दिल्ली एसर, इन्होंने जीता है प्रीमियर बैडमिंटन लीग। भारत में सबसे पहला बैडमिंटन लीग टूर्नामेंट ये स्टार्ट हुआ अभी। इसमें इन्होंने फाइनल में हराया मुंबई रॉकेट्स को। बीसीसीआई ने हरियाणा के एक स्पिन बॉलर हैं जिनका नाम है अजीत चंडेला, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है क्योंकि ये स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए। जेहान दारूवाला, ये भारतीय मोटर रेसर हैं, गाड़ी की रेस करते हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड की सबसे प्रतिष्ठित रेसिंग जिसको बोलते हैं लेडी विक्रम ट्रॉफी जीत ली है। सैयद मुश्ताक अली टाइटल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश ने बड़ौदा को हराया। उत्तर प्रदेश के कैप्टन थे सुरेश रैना और बड़ौदा के कैप्टन थे इरफान पठान। रॉजर फेडरर 17 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इन्होंने अपना ग्रैंड स्लैम्स के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में जो खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ये इनका 17-18 साल का कैरियर है। ग्रैंड स्लैम में 300 मैच ये जीत चुके हैं। 300 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर से ज़्यादा सिर्फ मैचेस जीते हैं
मशहूर फीमेल खिलाड़ी मार्टिना नवरेतिलोवा ने, जिन्होंने 306 मैच जीते हैं ग्रैंड स्लैम के अंदर। आईसीसी ने चैनल 2 ग्रुप के साथ एक अनुबंध साइन किया है, जिसके मुताबिक चैनल 2 ग्रुप आईसीसी का ग्लोबल ऑडियो राइट्स पार्टनर होगा। अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन में भारत की एक खिलाड़ी ने धूम मचा रखी है, जिनका नाम है पीवी सिंधु। इन्होंने मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड नंबर 11 पोजीशन पे भी पहुंच गई हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 11वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं पीवी सिंधु। शिव नारायण चंद्रपॉल, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है 22 साल बाद क्रिकेट से। सौरव कोठारी, इन्होंने नेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत ली है, जो कि इंदौर के अंदर हुई। भारत ने पाकिस्तान को पहला एशिया टूर्नामेंट खेला गया ब्लाइंड के लिए, जो कि देख नहीं सकते, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन लोगों के लिए। उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया फाइनल के अंदर। फाइनल खेला गया कोची में। ये था पहला ब्लाइंड T20 एशिया कप। भारत की सबसे मशहूर शूटर, जिनका नाम है हीना सिद्धू, इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल भी जीता। एशियन क्वालिफायर्स के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता। ग्राहम जावियर फोर्ड, ये श्रीलंका टीम के नए कोच बना दिए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है मरवन अटापट्टू को, जो कि पहले श्रीलंका के क्रिकेट कोच थे। ओलंपिक चैंपियन पोल वॉल्ट के अंदर, पोल वॉल्ट एक खास तरह की जंप होती है, जिसके अंदर एक डंडी से पकड़ के पहले भागा जाता है और फिर कूदा जाता है। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये जेन सूहर। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जब इन्होंने 5 मीटर से ज़्यादा की जंप करी पोल वॉल्ट में गोल्डन ईगल इन्विटेशनल मीट के अंदर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता नोवाक जोकोविच ने, और नोवाक जोकोविच ने ये अपना 11वां ग्रैंड स्लैम जीता है। सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया एंडी मुर्रे को, जो कि यूके के खिलाड़ी हैं। वुमेन में एंजेलिक कर्बर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। इन्होंने फाइनल में हराया सेरेना विलियम्स को, जो कि एक बहुत बड़ा अपसेट था, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेरेना विलियम्स जीतेंगी, लेकिन जीती हैं एंजेलिना कर्बर, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी है। सो ये थे जनवरी महीने के एकदम कंप्लीट करंट अफेयर जो आपको याद रखने हैं। बहुत ही ज़्यादा छटाई के बाद ये करंट अफेयर मैं आप तक लेके आया हूँ। मेरे पास लगभग 8,8500 न्यूज़ थी, पर इतनी न्यूज़ याद रखना संभव नहीं है, तो मैंने वो सारी न्यूज़ फिल्टर करी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटा वीडियो है इस बार, सिर्फ 1 घंटे का वीडियो है। इस 1 घंटे में ही आप पूरी जनवरी के महीने की सारी न्यूज़ कवर कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को कम से कम 7-8 बार देखना है, और अगर आप मेरे को बदले में कुछ देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा आप ये वीडियो लोगों तक पहुँचा सकें, जितना वर्ड ऑफ माउथ आप क्रिएट कर सकें, उतना आप क्रिएट कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपको मुझे ज़रूर बताना है। ये वीडियो इंग्लिश भाषा में भी उपलब्ध होगा। मैं बहुत जल्दी इंग्लिश में भी इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करूँगा और आप तक लेके आऊँगा। और इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बिल्कुल क्वालिटी वही रहती है, जो बिल्कुल सेम रहती है, जिससे क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता है उसके अंदर। और किसी और अगर आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आप तक लाने की। हम बहुत जल्दी अपना पूरा कंप्लीट एसएससी सीजीएल के लिए और बैंक पीओ के लिए ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जितने भी वीडियोस हैं सारे आप तक एक पेन ड्राइव के अंदर उपलब्ध होंगे। लगभग 150 से 200 वीडियो होंगे। सारे वीडियो लगभग 2-2 घंटे के होंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, या फिर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे वीडियो कवर किए जाएंगे। और वो पेन ड्राइव कोर्स आप तक उपलब्ध होगा। उसको आप अपने पेन ड्राइव में डाल के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल फ़ोन पे भी आप उसको सारे वीडियोस देख सकते हैं, और किसी भी इन्फीरियर क्वालिटी से आप बच सकते हैं। एक बात और, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसका पीडीएफ भी साथ में दिया करूं, तो अफेयर्स क्लाउड और स्टडी आईक्यू अब मिलकर साथ काम करेंगे। अफेयर्स क्लाउड भारत की सबसे अच्छी वेबसाइट है जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। अभी ये वेबसाइट सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसको हिंदी में भी उपलब्ध कराऊंगा। अफेयर्स क्लाउड पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, और ये हमारी मीडिया पार्टनर के तौर पे भी काम करेगी। अगर आप ये जो प्रेजेंटेशन है इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, तो आप अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे ये जो पिक्चर नीचे देख रहे हैं आप, अफेयर्स क्लाउड लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपको जरूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। आपका एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ। आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी कमेंट है मेरे ईमेल इनबॉक्स के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है यूट्यूब की तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।